विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय की भूगोल पुस्तक के पाठ संख्या 6 जनसंख्या का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी शिक्षिका हैं रीमा शारदा। बच्चों, आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि किसी स्थान पर मनुष्यों की संख्या को उस स्थान की जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या के अध्ययन की क्या आवश्यकता है? कभी विचार किया आपने? अच्छा, एक बात सोचकर बताओ। 2 परिवार जिनकी आय एक समान है, उनमें से एक परिवार में 4 सदस्य हैं और दूसरे परिवार में 8 सदस्य। तो बताइए, जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना किस परिवार के लिए अधिक आसान होगा? बिल्कुल सही सोचा। 4 सदस्यों वाले परिवार के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करना ज्यादा आसान होगा। तो बच्चों, यही बात विभिन्न देशों पर भी समान रूप से लागू होती है। यदि एक देश को एक परिवार मानते हुए कल्पना की जाए, तो वह देश जिसकी जनसंख्या कम होगी, वह अपने नागरिकों को सभी सुविधाएं आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवा सकेगा, जबकि अधिक आबादी या जनसंख्या वाले देश के लिए यही कार्य कठिन हो जाएगा। और यही नहीं, जनसंख्या का आपदा से भी घनिष्ठ संबंध है। यदि बाढ़, भूकंप ऐसी घटनाएं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में घटित होती हैं और जन संसाधन तथा धन की व्यापक स्तर पर हानि होती है, तो यह आपदा का रूप धारण कर लेती हैं। वहीं वीरान सुनसान इलाकों में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो वह आपदा का रूप धारण नहीं कर पाती हैं। अतः सामाजिक विज्ञान, जो कि मानव समाज में संसाधनों की उपलब्धता, मनुष्यों के सामाजिक रीति रिवाज तथा समाज के संचालन की प्रक्रिया से संबंधित विषय है, उसमें जनसंख्या के आकार तथा वितरण, जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन तथा जनसंख्या के गुण एवं विशेषताओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अब हम इन्हीं बिंदुओं पर कुछ चर्चा करते हैं। भारत में जनसंख्या का आकार एवं वितरण कैसा है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। सन 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 25 करोड़ थी, जो अब लगभग 1 अरब 35 करोड़ हो चुकी है। यह संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% भाग है, जबकि भूमि के आधार पर भारत देश का भूभाग संपूर्ण विश्व का मात्र 2.4% ही है। और यही नहीं, देश में यह जनसंख्या भी समान रूप से वितरित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश की आधी जनसंख्या तो केवल 5 राज्यों में ही निवास करती है? ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश। हम राजस्थान राज्य के निवासी हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसमें संपूर्ण देश की मात्र 5.5% जनता ही निवास करती है। और बिहार हमारे देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1102 है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो बच्चों, भूमि के 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बिहार राज्य में 1102 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल 17 व्यक्ति ही निवास करते हैं। अब आपके मन में यह विचार तो अवश्य आ रहा होगा कि कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है तो कहीं बहुत कम है। ऐसा क्यों? तो बच्चों, इसका मुख्य कारण है धरती की भौगोलिक संरचना। जहां उपजाऊ भूमि वाले मैदान हैं और पर्याप्त वर्षा होती है, वहां लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं और वहां उद्योगों का विस्तार भी अधिक होने के कारण रोजगार के साधन भी ज्यादा उपलब्ध होते हैं और जनसंख्या घनत्व बढ़ जाता है। जबकि दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तान और घने जंगल युक्त क्षेत्रों में मनुष्यों को जीवन यापन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती और जनसंख्या का घनत्व भी कम पाया जाता है। अब आप समझ गए ना कि जनसंख्या क्या है
और जनसंख्या का घनत्व तथा वितरण किस प्रकार बदलता है। प्यारे बच्चों, अब हम अगले बिंदु जनसंख्या वृद्धि तथा जनसंख्या परिवर्तन पर विचार करते हैं। बच्चों, जनसंख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। जन्म, मृत्यु, प्रवास ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके कारण किसी क्षेत्र की जनसंख्या लगातार परिवर्तित होती रहती है। सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानेंगे। भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर देश की जनसंख्या की जनगणना की जाती है। लगातार 2 जनगणनाओं में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या में वृद्धि भी 2 प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है, सापेक्ष वृद्धि और प्रतिवर्ष प्रतिशत परिवर्तन द्वारा वृद्धि। लगातार 2 जनगणनाओं में प्रथम जनगणना के प्रति दूसरी जनगणना में जनसंख्या में जितनी वृद्धि होती है वह सापेक्ष वृद्धि कहलाती है। जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सन 2001 की जनगणना में जनसंख्या 1 अरब थी और सन 2011 की जनगणना में यह जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ हो गई। अर्थात 2001 की तुलना में जनसंख्या में 21 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हुई। तो 2001 के सापेक्ष 2011 में जनसंख्या वृद्धि 21 करोड़ थी। और अगर हम यह कहें कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर 2% है तो आप इसे कैसे समझाएंगे? आप इसे ऐसे समझिए कि यदि हमारे देश में सन 2001 में 100 व्यक्ति निवास करते थे और सन 2002 में यह संख्या बढ़कर 102 हो गई, तो इस प्रकार एक वर्ष में जनसंख्या में 2% की वृद्धि हुई। बच्चों, क्या तुम्हें मालूम है कि आजादी के बाद सन 1951 में जब पहली बार जनगणना हुई थी उस समय भारत की जनसंख्या केवल 56 करोड़ थी। सन 1951 से लेकर सन 1981 के बीच भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। 1981 से 1990 के मध्य भारत की जनसंख्या में 8 करोड़ 20 लाख व्यक्तियों की वृद्धि हुई, जो कि बहुत ज्यादा थी। ऐसा इसलिए है कि करोड़ों की जनसंख्या पर यदि प्रतिवर्ष बहुत कम दर से भी प्रतिशत वृद्धि हो तो भी अंत में बहुत बड़ा आंकड़ा प्राप्त होता है। जन्म दर में लगातार कमी द्वारा जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किए जाने के बाद भी हमारे देश की जनसंख्या लगातार इतनी बढ़ रही है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो बच्चों, अभी हमने समझा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है और अब हम चर्चा करेंगे अगले बिंदु जनसंख्या परिवर्तन के बारे में। बच्चों, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। जन्म दर क्या है जानते हो? मैं समझाती हूं आपको। 1000 की जनसंख्या पर एक वर्ष में जितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर कहा जाता है। इसी प्रकार 1000 की जनसंख्या पर प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। भारत में जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सन 1951 से 1981 के बीच हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ। महामारियों पर नियंत्रण किए जाने के कारण जन्म दर में वृद्धि हुई तथा मृत्यु दर में काफी कमी आई, जिसके कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ी। जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा घटक है प्रवास। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रवास क्या होता है? प्रवास का अर्थ है लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना। यदि प्रवास अपने ही देश में एक से दूसरे स्थान पर हो तो इसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। आंतरिक प्रवास का जनसंख्या पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इससे जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। भारत में शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हैं और जीवन स्तर भी उच्च है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास अधिक पाया जाता है। सन 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का मात्र 17.29% भाग नगरों में निवास करता था,
किंतु सन 2011 की जनगणना में यह संख्या बढ़कर 31.80% हो गई। यही नहीं, सन 2001 से 2011 तक 10 वर्षों के अंतराल में 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की संख्या भी 35 से बढ़कर 53 हो गई। अगला एवं आखिरी बिंदु है जनसंख्या की विशेषताएं तथा गुण। किसी भी देश या स्थान की जनसंख्या की प्रमुख विशेषता है जनसंख्या की आयु संरचना, और आयु संरचना का अर्थ है जनसंख्या बनाने वाले व्यक्तियों के समूह में अलग अलग आयु वर्गों का योगदान। जनसंख्या की आयु संरचना किसी भी राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक ढांचे का आधार होती है। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? तो बच्चों, हर व्यक्ति की इच्छा, आवश्यकता और कार्य करने की क्षमता उम्र के अनुसार बदलती रहती है। जैसे बालकों की आवश्यकता शिक्षा एवं स्वास्थ्य है, युवाओं की रोजगार और वृद्धों की समुचित स्वास्थ्य सुरक्षा। आयु के आधार पर किसी भी देश की जनसंख्या को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नवजात शिशु से लेकर 15 वर्ष की आयु तक के नागरिक बच्चे कहलाते हैं। यह वर्ग आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होता, किंतु इस आयु वर्ग को भोजन, वस्त्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। और 16 से 59 वर्ष की आयु वर्ग के नागरिक युवा या वयस्क के अंतर्गत आते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं, जैविक रूप से प्रजननशील तथा कार्यशील वर्ग है। 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वृद्ध वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यह वर्ग अपनी इच्छा से कार्य कर सकता है, किंतु भर्ती की प्रक्रिया द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है। भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा वर्ग वयस्क या युवा वर्ग है तथा वृद्ध वर्ग सबसे कम है। वृद्ध एवं बच्चे उत्पादनशील नहीं होते, इसलिए अगर किसी देश में वृद्ध एवं बच्चों का जनसंख्या वर्ग बड़ा होता है तो राष्ट्र की उत्पादक क्षमता प्रभावित होती है। जनसंख्या की अगली विशेषता है लिंग अनुपात। बच्चों, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं? सही सोचा, स्त्री एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात ही लिंग अनुपात कहलाता है। अच्छा, अब यह बताओ कि लिंग अनुपात का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? सोचो सोचो। चलो मैं बताती हूँ। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। भारत में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात केरल का है, वह है 1038 तथा सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य हैं दिल्ली तथा हरियाणा, जहां यह अनुपात क्रमशः 866 तथा 877 है। जनसंख्या की अगली विशेषता है साक्षरता दर। साक्षरता किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है और उनमें शोध की क्षमता अधिक होने के कारण वे स्वयं तथा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में सक्रिय भाग ले पाते हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक जो कम से कम एक भाषा को समझकर उसे लिख तथा पढ़ सकता है, वह साक्षर कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 70% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% है तथा महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। जनसंख्या का अगला गुण है व्यावसायिक संरचना। देश के विकास के लिए आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवसाय के अनुसार जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है और कार्य के आधार पर व्यवसाय की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। यह श्रेणियां हैं प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसाय। कृषि, पशुपालन व्यवसाय कहलाते हैं। वहीं उद्योगों द्वारा उत्पादन तथा भवन निर्माण संबंधी कार्यों को द्वितीयक श्रेणी के व्यवसाय कहा जाता है। परिवहन, संचार, वाणिज्य तथा प्रशासन ये तृतीय श्रेणी के व्यवसाय हैं।
भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की 64% जनता कृषि और प्राथमिक श्रेणी के व्यवसायों में संलग्न है, जबकि द्वितीयक तथा तृतीयक श्रेणी के व्यवसायों में क्रमशः 13% एवं 20% जनता ही संलग्न है। जैसे जैसे नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण बढ़ता है तो द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसायों में जनता की सहभागिता भी बढ़ती जाती है। यही कारण है कि विकसित देशों में जनसंख्या का बड़ा भाग द्वितीयक एवं तृतीयक श्रेणी के व्यवसायों में संलग्न है। जब हम राष्ट्र की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं तो जनसंख्या के स्वास्थ्य की रक्षा भी एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में सामने आता है। अस्वस्थ नागरिकों के साथ कोई भी राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए सभी को आवश्यकता के अनुसार संतुलित भोजन, शुद्ध पानी तथा मूल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। भारत में आजादी के बाद से अब तक जन स्वास्थ्य सुविधाओं का काफी विकास हुआ है। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए अभियान चलाए गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1951 में मृत्यु दर 25 व्यक्ति प्रति 1000 से कम होते होते सन 2011 में घटकर 7.2 रह गई। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों की 1/3 जनता को पर्याप्त पोषण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। ऐसा भारत की जनसंख्या के लगातार बढ़ने के कारण है। अतः इसके लिए एक प्रभावी जनसंख्या नीति बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि भारत में जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग युवा वर्ग है और उसमें भी 5वां भाग 10 से लेकर 19 वर्ष के आयु वर्ग समूह का है। इस आयु वर्ग को किशोर कहते हैं। किशोर हमारे राष्ट्र के भविष्य के मानव संसाधन हैं, लेकिन ये किशोर मानव संपदा के रूप में तभी विकसित होंगे जब इन्हें पर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं तथा शिक्षा उपलब्ध होगी। किंतु दुख का विषय यह है कि भारत की किशोर बालिकाओं का एक बहुत बड़ा भाग रक्त की कमी से पीड़ित है। बच्चों, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि जनसंख्या क्या है और देश के विकास को जनसंख्या किस प्रकार प्रभावित करती है। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के सभी प्रयासों को निष्क्रिय कर देती है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई। देश में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सन 1952 में भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया और इसी क्रम में सन 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना, मृत्यु दर को कम करना, टीकाकरण द्वारा शिशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर भावी स्वस्थ पीढ़ी का विकास करना तथा बालिकाओं की शादी की उम्र में बढ़ोतरी करना, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने का भी प्रयास किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य एवं पोषण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। किशोर ही राष्ट्र के भविष्य निर्माता पीढ़ी हैं। अतः इस नीति में किशोरों को समुचित यौन शिक्षा प्रदान करते हुए अवांछित गर्भ, असुरक्षित यौन संबंध तथा कम उम्र में विवाह से रोकने के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अंत में इस आशा के साथ कि जनसंख्या से संबंधित मुख्य को समझ आ गई होंगी, मैं पाठ की समाप्ति के साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।